माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद आस्था। हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो बात करता है कंडीशंस फॉर द वैलिड मैरिज। अगर ये कंडीशंस फॉर द वैलिड मैरिज की बात करता है तो ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी जो मैरिज को वॉइड या वॉइडेबल बनाती होंगी। चलिए समझते हैं इस एक्ट को। ये एक्ट आया था 18 मई 1955 में। तो अगर आप इसका सेक्शन 5 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि नाइदर ऑफ द स्पाउस अलाइव एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब जब आपकी शादी होती है उस टाइम पर आपका स्पाउस अलाइव नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्पाउस उस टाइम अलाइव था और आप शादी कर लेते हैं तो ऐसे केस में जो आपकी मैरिज होती है वो वॉइड मैरिज कहलाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज करो ए जो है उसकी वाइफ अलाइव है बी, बट वो मैरिज शादी कर लेता है सी से। जो उसकी जो सी वाइफ होगी जिससे वो शादी करता है वो मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी। आज सपोज करो 10 अक्टूबर 2025 है, उसने इस डेट पे मैरिज की तो आज से ही उसकी मैरिज वॉइड मैरिज कहलाएगी और उसके लिए उसे कोर्ट में जाके डिग्री ऑब्टेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मैरिज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम कह सकते हैं इट हैज़ ज़ीरो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। तो आपको समझ में आया? तो हिंदू लॉ कहता है सेक्रामेंटल एसेंस पे हमारी मैरिजेस टिकी होनी चाहिए, मोनोगैमस मैरिजेस होनी चाहिए, बाइगेमस मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। वैसे ही हिंदू लॉ ने रोका कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में शादी करने से जहां आपकी मैरिज वॉइड मैरिज हो सकती है, जैसे कि सपेंदर रिलेशनशिप्स में और प्रोबेटेड रिलेशनशिप्स में। बट हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है जो हमारे को कहता है कि आप अपनी पसंद का स्पाउस चूज कर सकते हैं और आप उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे को हिंदू लॉ रोकता है ऐसा करने से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ्रीडम तो है अपना पार्टनर चूज करने का, लेकिन वो जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है और जो वो दो मेजर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो प्रोबेटेड रिलेशनशिप्स और सपिंदर रिलेशनशिप्स में है। प्रोबेटेड रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स हो गए जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक आपके बीच में क्लोज ब्लड रिलेशन होता है, जैसे कि भाई बहन का, चाचा चाची का, मामा मामी का, नाना नानी का, दादा दादी का। ये जो सारे रिलेशंस होते हैं ये प्रोबेटेड रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। और अगर आपने किसी भी इस रिलेशनशिप में शादी कर ली वो आपकी जो मैरिज होती है वो वॉइड मैरिज होती है। और और ये सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप लायबल होते हैं। सेम सपेंदा मैरिजेस होती हैं। सपेंदा मैरिजेस कहती हैं जो आपके एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे, जैसे कि आप 3 जनरेशन्स ऑफ द फादर और 5 जनरेशन्स ऑफ द मदर में मैरिज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मैरिज होगी वो वॉइड मैरिज होगी और आप सेक्शन 17 के अंदर लायबल होंगे। आई होप इट बिकम्स क्लियर। लेकिन अब सपोज करो एक हिंदू है और वो सेकंड मैरिज करना चाहता है। उसकी फर्स्ट वाइफ अलाइव है, डिवोर्स उसने अभी तक उससे लिया नहीं है और वो अपनी सेकंड मैरिज करना चाहता है। अब वो क्या करेगा? हिंदू लॉ तो उसको अलाउ करता नहीं है सेकंड मैरिज के लिए। अब वो क्या करता है? वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है दूसरे रिलीजन के अंदर। जब वो दूसरे रिलीजन में खुद को कन्वर्ट करता है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मैरिज वैलिड होगी, क्या ये मैरिज वॉइड होगी? तो कोर्ट ने क्या कहा? सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने कहा अगर आपका इंटेंशन प्योर नहीं है, आप गिल्टी इंटेंशन के साथ दूसरे रिलीजन में सिर्फ खुद को इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि आपकी मैरिज वैलिड मैरिज हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर आपकी मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, वो मैरिज वॉइड मैरिज होगी, क्योंकि आप कन्वर्जन के नाम पर किसी भी रिलीजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम, अगर हम लोग बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में क्या है? मुस्लिम लॉ फॉलो करता है पॉलोगैमी को। पॉलोगैमी मीन्स वन हस्बैंड कैन हैव 4 वाइफ्स। बट हिंदू लॉ कहता है कि मोनोगैमस मैरिजेस होनी चाहिए। अब कोई पर्सन हिंदू है बट उसको सेकंड मैरिज करनी है, उसकी फर्स्ट वाइफ ऑलरेडी अलाइव है, तो हिंदू लॉ में तो उसकी शादी होने से रही। अब उसने कन्वर्ट किया खुद को इस्लाम में और सेकंड मैरिज के लिए, बट वो इस्लाम में बिलीव ही नहीं करता है, उसका बिलीव ही नहीं है, उसका फेथ ही नहीं है उस रिलीजन में। ऐसे केसेस के अंदर आपकी मैरिज वॉइड मैरिज हो जाती है। आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरे रिलीजन में खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी वो जो मैरिज है वो वैलिड हो जाए। अगर आपका रिलीजन आपको अलाउ नहीं करता है सेकंड मैरिज के लिए बट दूसरे रिलीजन आपको अलाउ कर रहा है सेकंड मैरिज के लिए, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दूसरे रिलीजन को यूज़ नहीं करेंगे। आपको फेथ होना चाहिए उस रिलीजन में, आपको पता होना चाहिए कि यस आप उनकी वैल्यूज़ को मानते हैं, तब आपका वो कन्वर्जन वैलिड होगा और आपकी जो मैरिज होगी वो भी वैलिड होगी। अब हम लोग समझते हैं सेक्शन 5 के कुछ कंडीशंस को। आओ देखिए, सेक्शन 5 का क्लॉज 1 कहता है कि नाइदर ऑफ द स्पाउस अलाइव एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब बाइगेमस मैरिजेस अलाउड नहीं होंगी। अगर कोई भी स्पाउस सेकंड मैरिज करता है उस केस के अंदर वो लाइबल होगा बीएनएस के अंदर और कोई ग्राउंड बना देगा डिवोर्स का।
सेकंड कहता है कि जब भी आप किसी को कोई कंसेंट देते हैं वो कंसेंट हमेशा साउंडनेस ऑफ माइंड में होना चाहिए। वहीं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम की एज के बारे में बताया गया, बोला गया कि ब्राइड हमेशा 18 ईयर्स की होनी चाहिए और ब्राइड ग्रूम 21 ईयर्स का होना चाहिए। वहीं बताया गया कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में जहां मैरिज बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैसे कि सपिंदर रिलेशनशिप्स में, प्रोबेटेड रिलेशनशिप्स में। इसमें मैरिज को बोला गया कि ये मैरिजेस वॉइड मैरिजेस होंगी और आप लाइबल होंगे सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट तो देता है, फ्रीडम देता है अपना पार्टनर चूज करने का, लेकिन वो जो पार्टनर आप चूज करेंगे वो लॉ के अंदर भी लीगली वैलिड पार्टनर होना चाहिए। वो ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जिसके लॉ आपको मना करते हैं। मतलब हमारे पास फ्रीडम तो है, पर वो जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। और दूसरा सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कभी भी दूसरे रिलीजन में खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो और आपको लगता है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, मुझे स्लो जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।